सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, बेटा वितान भाग भाग एक पुस्तक का जो लास्ट का टॉपिक है, अंतिम पाठ है आलो आंधारी, जिसे हमने कल क्लास में डिस्कस भी किया था। आपको थोड़ा सा क्लास में समझाया था, जितने स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट थे। उससे पहले भी जो बच्चे अपने ग्रुप के अकॉर्डिंग क्लास में आए थे उनको हमने क्लास में समझाया था। बहुत ऐतिहासिक पाठ है और एक प्रेरक कहानी है ये। मैंने कहा था आलो आंधारी, सबसे पहले आपको इसका मीनिंग ही मैंने क्लास में समझाया था। आलो आंधारी का मतलब होता है अंधेरे में प्रकाश, अंधेरे में प्रकाश। बंगाली रचना है ये, यानी बंगाली भाषा में लिखित रचना है ये। मैंने आपको क्लास में समझाया भी था, अगर आपने ध्यान दिया होगा। जो ग्रुप जिस बार आया होगा कि यह रचना एकमात्र ऐसी रचना है जिसमें हमें यह सीखने को मिलता है कि यदि व्यक्ति मेहनती है, स्वावलंबी है, दृढ़ निश्चयी है, तो विपरीत हालात होते हुए भी, यानी परिस्थितियां हमारे अनुकूल न होते हुए भी व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ सकता है। इस पाठ में यही दर्शाया गया। अगर हम एक सेंटेंस में आपको सार बताएं, जो हम अभी आगे आपको समझाएंगे, एक सेंटेंस में क्या है, एक वाक्य में क्या है कि इस पाठ में, इस कहानी में यह दर्शाया गया है कि घरेलू नौकरानी का काम करने वाली एक महिला, क्या कहा, घरेलू नौकरानी का काम करने वाली और मात्र 7वीं क्लास तक पढ़ी लिखी, बाद में अपने अथक प्रयास से लेखिका बन जाती है। उसी के द्वारा ये एक रचना है अपने ही जीवन की। तो पढ़ते हैं, थोड़ा पहले लेखिका परिचय पढ़ते हैं। लिखा है, लेखिका बेबी हालदार का जन्म जम्मू कश्मीर के किसी स्थान पर हुआ जहां सेना की नौकरी में उनके पिता तैनात थे। इनका जन्म संभवतया 1974 ईस्वी में हुआ। परिवार की आर्थिक दशा कमजोर होने के कारण 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह दुगनी उम्र के व्यक्ति से कर दिया गया। इस कारण उन्हें 7वीं कक्षा में पढ़ाई छोड़नी पड़ी। 12-13 वर्षों के बाद पति की ज्यादतियों, मानी बहुत परेशान किया गया, अत्याचार किया गया पति के द्वारा। लिखा, ज्यादतियों से परेशान होकर वह 3 बच्चों सहित पति का घर छोड़कर दुर्गापुर से फरीदाबाद आ गई। अगर आपको ध्यान होगा, मैंने क्लास में आपको समझाया था हर ग्रुप को कि अमूमन समाज में यह देखा गया है, जो हमारा आज अशिक्षित समाज होता है, जहाँ पर लोग जागरूक नहीं हैं, जहाँ पर वो देहाती लोग हैं जो कि शिक्षा को महत्व नहीं देते हैं, उनके द्वारा अपनी पत्नियों को त्यागा जाता है, पत्नियों को यानी पत्नी को अलग किया जाता है। लेकिन इस कहानी में आप ऐसा पढ़ेंगे पहली बार कि पत्नी के द्वारा पति को त्याग दिया गया है, केवल इसलिए क्योंकि पति बहुत अत्याचार करता था। ये इस कहानी में आप पढ़ेंगे। यही बात मैंने आपको कल या जब भी आपका ग्रुप रहा होगा तब आपको क्लास में समझाया था। पढ़ते हैं आगे। लिखा है, पति का घर छोड़कर दुर्गापुर से फरीदाबाद आ गई। कुछ समय बाद वे गुड़गांव चली आई और घरेलू नौकरानी के रूप में काम कर रही थी। इनकी एकमात्र रचना है आलो आंधारी। यह मूल रूप से बांग्ला भाषा में लिखी गई तथा बाद में उसका हिंदी अनुवाद किया गया। मैंने आपको यह भी बताया था कि यह मूलतः बांग्ला भाषा में लिखी गई रचना है और इसको बाद में इसकी महत्ता को देखते हुए, इंपॉर्टेंस को देखते हुए इसे सीबीएसई करिकुलम में स्थान दिया गया, हिंदी में ट्रांसलेट किया गया इसको। मूल तो ये किसमें है, बांग्ला भाषा में लिखी गई रचना है। तो ये शब्द वही है, आलो आंधारी, अंधेरे में प्रकाश। अब पढ़ते हैं इस पाठ का सार, यानी समरी पढ़ते हैं। पहले लिखा है, आलो आंधारी लेखिका की आत्मकथा है। यह बात मैं आपको पहले ही, आपको अगर ध्यान होगा, ब्लैक बोर्ड में लिखा था मैंने कि आत्मकथात्मक शैली, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, आत्मकथात्मक शैली, मैंने स्वयं के द्वारा लिखी गई कहानी है। बेबी हालदार के द्वारा यह स्वयं अपने बारे में, अपने जीवन के संघर्ष के बारे में लिखी गई कहानी है। लिखा है, यह उन करोड़ों झुग्गियों की कहानी है जिसमें झांकना भी भद्रता के तकादे से बाहर है। यानी इस कहानी को पढ़ करके हमें एक नई प्रेरणा मिलेगी, नई सीख मिलेगी। लोग झुग्गी झोपड़ियों में झांकना तक भी पसंद नहीं करते हैं, उनको तोलना पसंद नहीं करते, उनका आकलन करना पसंद नहीं करते हैं।
एक ऐसी कहानी है जो ऐसी नौकरानी का काम करती थी। लिखा है, यह साहित्य के उन पहलुओं को चुनौती है जो साहित्य को सांचे में देखने की आदी हैं, जो समाज के कोने अंतरे में पनपते साहित्य को हाशिए पर रखते हैं और भाषा एवं साहित्य को भी एक खास वर्ग की जागीर मानते हैं। इस रचना को पढ़ करके हमें यह एहसास होगा, हमें यह प्रतीत होगा कि जो साहित्य का जो दर्जा है, जो लोग ये मानते हैं कि साहित्य किसी खास वर्ग की ही पहचान है, मानी बड़े बड़े साहित्यकार ही साहित्य को लिखते हैं, बड़े बड़े लेखक लेखिका ही साहित्य को लिखते हैं, वही साहित्य को उसके सांचे में ढालते, मानी उसके प्रभाव में आंकते हैं। बल्कि यह कहानी तो एक ऐसी कहानी है जो एक साधारण घरेलू कामकाज करने वाली महिला के जीवन की दास्तान है, संघर्ष की कहानी है, मानी स्ट्रगल की कहानी है। ऐसा हमें बताया जा रहा है इस पाठ में। लिखा है, यह एक ऐसी आप बीती है, आप बीती माने अपने पर बीती हुई, स्वयं पर बीती हुई, जो मूलतः बांग्ला में लिखी गई, मानी बांग्ला भाषा में लिखी गई, लेकिन पहली ऐसी रचना जो छपकर बाजार में आने से पहले ही अनुदित बोलते हैं, अनुवादित मानी ट्रांसलेट रूप में हिंदी में आई। मानी जब इसका ट्रांसलेट किया गया तो यह डायरेक्ट ट्रांसलेट होकर के हिंदी भाषा में ही पब्लिश हुई। पहली ऐसी बांग्ला भाषा में रचना है जो कि सबसे पहले किस भाषा में छपी, हिंदी में छपी। माने किसने इसको हिंदी में ट्रांसलेट कराया और तब ये हिंदी भाषा में छप गई, बाजार में प्रकाशित हुई। अनुवादक प्रबोध कुमार, नाम भी लिखा हुआ है अनुवादक, इसका ट्रांसलेट किसने किया, प्रबोध कुमार। लिखा है, अनुवादक प्रबोध कुमार ने एक जबान को दूसरी जबान दी, मानी वाणी को। जिस मुखार बिंदु से, जिस लेखनी से बेबी हालदार ने अपने जीवन के संघर्ष की गाथा लिखी थी, उसको उसी रूप में हिंदी रूप में ट्रांसलेट करके हूबहू हिंदी में लिख दिया प्रबोध कुमार ने। पर रूह को छुआ नहीं, माने उसके जो कष्ट हैं, उसका जो पीड़ा है, जो दर्द हैं, जो संवेदनाएं हैं, जो मानसिक परेशानियां हैं, जो आर्थिक परेशानियां हैं, उसको ने ऐसे ही एज इट इज रूप में लिख दिया। एक बोली की भावना दूसरी बोली में बोली, रोई मुस्कुराई। मानी प्रबोध कुमार जी ने बांग्ला भाषा में लिखित बेबी हालदार की रचना को, उसकी भावनाओं को सीधे हिंदी भाषा में स्थान दिया। अगर वो कभी रोई होगी, उसकी भावनाओं में रुआंसा का भाव निकला होगा, तो उन्होंने उसी रूप में हिंदी में लिखा। अगर वो कभी मुस्कुराई होगी तो उन्होंने उसी भावना को, किन्होंने, प्रबोध कुमार जी ने। लेखिका तो इसमें बेबी हालदार हैं, लेकिन इसको ट्रांसलेट किसके द्वारा किया गया, प्रबोध कुमार के द्वारा ट्रांसलेट किया गया। लिखा कि लेखिका अपनी पति से अलग किराए के मकान में अपने 2 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। उसे हर समय काम की तलाश रहती थी, तलाश यानी खोज। वह सभी को उसके लिए काम ढूंढने के लिए कहती थी। शाम को जब वह वापस आती तो पड़ोस की औरतें काम के बारे में पूछती, काम न मिलने पर उसे सांत्वना देती थी। हमने आपकी सुविधा के लिए अभी किताब को 1 बाय 1 पैराग्राफ पढ़ाना शुरू नहीं किया है। सबसे पहले क्या प्रयास किया कि आपको पहले उस पाठ का सारांश समझा दिया जाए, पहले आपके दिमाग में थीम बन जाए, मन मस्तिष्क में हमारे पहले थीम बन जाए कि पाठ का प्रारंभ क्या, उस कहानी का प्रारंभ क्या है। ये आप खुद भी किताब की सहायता से पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि जीवन के संघर्ष की कहानी है वो। तो हम पहले सार पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, सार पढ़ रहे हैं। तो आपको अपनी किताब भी पढ़नी है, क्योंकि किताब में बड़ी सरल भाषा, जहाँ जहाँ पर टिपिकल है आप हमें पूछ सकते हैं। तो हम आपको क्या कह रहे हैं, पहले स्टार्टिंग यहीं से है कि वो अपने पति से अलग किराए के मकान में रहती है 2 बच्चों के साथ, और काम की तलाश में है, कहाँ काम मिल जाए, काम के लिए उत्सुक है, और क्या होता है सबसे काम के बारे में पूछती है। लेकिन जो पड़ोस की औरतें हैं उसमें एक तरह से उसके हेर दृष्टि से देखते हैं। आप किताब में पढ़ेंगे, देखेंगे, कोई कुछ पूछता है कि तुम्हारा पति क्या है, कहाँ काम करता है, तुम पति से अलग क्यों रहती हो, इस प्रकार के उस पर एक तरह से आलोचना भी करते हैं और उसे शंका के दृष्टि से देखते हैं, शंका की
दृष्टि से देखते हैं। बार बार इसका एक तरह से प्रताड़ित किया जाता है, मानसिक प्रताड़ना उसे दी जाती है, खुद महिलाओं के द्वारा ही उसको कई बातें सुनाई जाती हैं। किसको? बेबी हालदार को। जिस मोहल्ले में वो रहती है, काम की तलाश करती है, वहीं पास की औरतों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा उसे बार बार प्रताड़ित किया जाता है, मानसिक आघात पहुंचाया जाता है। और काम न मिलने पर वे उसे सांत्वना देती थी। कुछ वो भी थे जो काम न मिलने पर उसे सांत्वना भी देती थी। समाज में हर प्रकार के लोग देखे गए हैं, आलोचक भी हैं तो प्रशंसक भी हैं। ये इस पाठ में दर्शाया गया है। तो बेटा इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक अगर कोई समस्या हो, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप ही सारांश को आपको बता रहा हूँ। कोई भी समस्या यहाँ तक हो आप हमें पूछें, लेकिन किताब भी आप जरूर पढ़ें। और आपको जो वर्ड मीनिंग भेजे हुए हैं काफ़ी लॉन्ग रूप में हैं, वो लिखने भी हैं और समझने भी हैं, याद भी करने हैं। आपको मैं कई बार क्लासेज में बता चुका हूँ। वितान भाग पुस्तक जो भाग 1 या 12th क्लास में भाग 2 पुस्तक है, उससे बीच से भी NCERT क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पैराग्राफ के बेस से भी। तो आपको भी डिटेल पढ़ना है, जैसे आपको हम समझा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।